हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्ट्स। इस टॉपिक का क्या मतलब है, देखो सॉल्युबिलिटी, इक्विलिब्रियम और सॉल्ट्स, ये तीनों अलग अलग वर्ड्स का तो हमें मतलब पता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हम सब्सटेंस कंसिडर कर रहे हैं वो सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्युबल है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी हम रिएक्शन देख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और सॉल्ट हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी करा है, एसिड और बेस की रिएक्शन से हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस ओवरऑल टॉपिक का क्या मतलब है, इस ओवरऑल टॉपिक का मतलब है कि आज के लेक्चर में हम सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को स्टडी करेंगे उनकी इक्विलिब्रियम पर। यानी अब हमारे जो सॉल्ट्स हैं उन्हें हम सॉल्वेंट में तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक उसके अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। और इक्विलिब्रियम किसके बीच में एस्टैब्लिश करना है, जो सॉल्ट हमारा सॉल्वेंट के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाए और हमारे पास जो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्ट वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाए। यानी हमें अब ये आयंस और ये जो हमारे पास सेटल डाउन सॉल्ट है इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। हमारे सॉल्ट्स किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, क्योंकि जब भी हम किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को जो सॉल्ट फॉर्म में होता है, हमारे पास जो बेसिक एग्जांपल है सॉल्ट का वो क्या है, NaCl। ये तो आप सबके घर में भी होता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो ये सारे जो सॉल्ट्स हैं हमारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमें स्टडी करना है कि जब हम इन सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पर हमारे वो जो सॉल्ट्स हैं वो किस तरीके से डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होने के बाद वो उनकी जो सॉलिड स्टेट है और जो आयनिक स्टेट है उनके बीच में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है। अब सॉल्ट्स को ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो हम ना सिर्फ 0.1 मोल सॉल्ट को ही कंसिडर करते हैं। 0.1 मोल ऑफ सॉल्ट से हम सब कुछ बता देते हैं कि अगर मेरे पास मेरा 0.1 मोल ऑफ सॉल्ट या इससे ज्यादा सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, is soluble in solvent, तो आपके पास वो जो सॉल्ट है आप उस सॉल्ट को कैसे कैटेगराइज करोगे, सॉल्युबल सॉल्ट। तो आपके पास फर्स्ट कैटेगरी क्या आई, सॉल्युबल सॉल्ट्स की, जहां पर आप ये बोलते हो कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट्स की वो 0.1 मोल से ज्यादा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर। सेकेंड कैटेगरी क्या है आपके पास, सेकेंड कैटेगरी आपके पास स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होंगे, जब आपके पास सॉल्युबिलिटी आपकी 0.1 मोल से तो आपके पास कम है, यानी आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.1 मोल से तो कम है, लेकिन किसी अमाउंट से ज्यादा है, तभी वो सॉल्ट स्लाइटली सॉल्युबल। और किस अमाउंट से ज्यादा है, 0.01 मोल से। यानी अगर आपका जो सॉल्ट 0.01 मोल से ज्यादा डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर तो उसकी सॉल्युबिलिटी हम क्या बोलेंगे, स्लाइटली सॉल्युबल। बट वो जो सॉल्युबल अमाउंट हमारा है वो 0.1 मोल से कम होना चाहिए। और एक थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास, स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हमारे कौन से होते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जहां पर हमारे पास सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल से भी कम होती है। यानी कि सबसे कम सॉल्युबिलिटी 0.10 मोल्स तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है, वो भी उतना पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाता आपके सॉल्वेंट में। तब आप सॉल्यूट्स को क्या बोलते हो, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट्स, या जो भी आप सॉल्ट कंसिडर करते हो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। और कुछ हमारे होते हैं बिल्कुल इनसॉल्युबल, जो डिसॉल्व ही नहीं होके देते। तो हमारे पास हम यहाँ पर इस कैटेगरी के बेसिस पर हमने सॉल्ट्स को डिवाइड कर लिया। अब हमारा जो सॉल्ट है हमने कैसे बताया था कि हमारा सॉल्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जब भी हमारा कोई ऐसे सॉल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर वो सॉलिड फॉर्म में क्या कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, आयंस में तो इंटरैक्शंस हो रही है, क्योंकि सॉल्ट जब ब्रेक होता है तब हमारे पास आयनिक कंपोनेंट्स मिलते हैं उसके। तो वो आयनिक कंपोनेंट्स जब एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अरेंज होते हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज, तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक लेटिस अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। हमने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया था ना कि यहाँ पर हमारे पास
कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए एक लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी हमारे पास ये जो सॉल्ट है जो सॉलिड फॉर्म में है, ये एक लेटिस अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करता है। जिस अरेंजमेंट को ब्रेक करने के लिए आपको लेटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ही आपका यहां पर आप इसे लेटिस एनर्जी प्रोवाइड करोगे, आपका जो ये सॉल्ट है ये ब्रेक हो जाएगा और एक्वस कंडीशंस में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। अब जैसे ही एक्वस कंडीशंस में एग्जिस्ट करेगा, आपका सॉल्ट कभी भी इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म में नहीं रहता एक्वस कंडीशंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर। जैसे ही इसे एक्वस स्टेट में, यानी इसकी लेटिस एनर्जी जैसे ही ब्रेक होती है, तो उसी टाइम ये एक्वस स्टेट में तो जाने की कोशिश करता है, बट इस स्टेट में ना जाकर ये सीधा आयंस में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो आयंस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाटर में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि एक्वस स्टेट का मतलब है कि आपका जो सॉल्ट है अब आपने उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। या फिर आप कोई भी और कोई पोलर सॉल्वेंट कंसिडर कर लो। पोलर सॉल्वेंट मैंने वर्ड यहाँ पर क्यों लिया है? पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो तरीके के सॉल्वेंट्स होते हैं ना, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? ऐसे सॉल्वेंट जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करे, जिस वजह से आपके पास जो भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है उस पर एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आए एक तरफ वाले एटम पर, और दूसरे तरफ वाले एटम पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए। और इसके ऑपोजिट हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे? जिसके अंदर आपको ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को ना मिले, और अगर मिल भी रहा है तो वहां पर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, जिस वजह से हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर नेचर का है। नॉन पोलर नेचर का क्या मतलब है? उसके ऊपर हमारे जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हमने कंसिडर करे थे चार्जेस, वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ? जिस पर हमारे कुछ आयनिक चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने किसी भी सॉल्ट को जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की कोशिश करता है। वैसे यूजुअली सॉल्ट्स आपके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपके सॉल्ट्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व वो इस वजह से होते हैं क्योंकि इसके जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं वो इसके साथ हमारे ऑपोजिट आयंस के साथ इंटरैक्शन शो करते हैं, और यहाँ पर एज सच कोई आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस वजह से हमारे जो सॉल्ट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और वाटर हमारे पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है। वाटर हो गया, जैसे और हमारे पास सॉल्वेंट्स आ गए, आपकी एल्कोहल्स हो गई जैसे मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब आपके पोलर सॉल्वेंट्स हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे बेंजीन, हेक्सेन एंड एक्सेट्रा। आप फर्दर हायर चैप्टर्स में, जो आपके पास और आगे चैप्टर्स आएंगे हायर क्लासेस में, उन्हें आप फर्दर स्टडी करोगे कि आप हमारे पास पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी बस आप यहाँ ये ध्यान रखो कि आपके जो सॉल्ट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो जैसे ही इन्हें पोलर सॉल्वेंट मिलते हैं ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब किसी भी पोलर सॉल्वेंट में, हम अभी कंसिडर कर रहे हैं वाटर में आयंस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? हमारे पास आयंस कैसे होते हैं? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाटर में कैसे एग्जिस्ट करेंगे? हमने पहले भी स्टडी करा इस चीज को कि वाटर में जब भी हमारे आयंस जाते हैं तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं ना, जिस पर ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जो ये नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ एक इंटरैक्शन शो करते हैं, यानी इस तरीके से ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है। सिमिलरली जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये इंटरैक्शन शो करता है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो हमें इस तरीके से नेगेटिव चार्ज की इंटरैक्शंस देखने को मिलती है। तो हमारे जो भी आयंस है सॉल्यूशन के अंदर वो इस तरीके से हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने वाटर के केस में तो इसको हाइड्रेशन कंसिडर कर लिया, लेकिन अगर आपके पास कोई और सॉल्वेंट है जो वाटर नहीं है तो उसमें तो आप उसे हाइड्रेशन नहीं बोल सकते ना, तो हम इसको जनरल टर्म बोल देते हैं कि ये सॉल्वेट हो रहे हैं। तो सॉल्वेशन आप इसको यहाँ पर वर्ड को यूज करोगे।
तो हमारे पास हमें क्या पता लगा कि अगर मुझे किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो मुझे दो फैक्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक आपके पास लेटिस एंथैल्पी है या लेटिस एनर्जी है, और दूसरा है आपके पास सॉल्वेशन। So, solubility depends on number of factors, and most important and dominant factors among them are lattice enthalpy and solvation. Lattice enthalpy क्या होती है? हमारी required energy, कि हमारे पास जो salt है वो solid state में है, उसकी अरेंजमेंट जो वो लेटिस अरेंजमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है उसे हमें ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स लेटिस एंथैल्पी और लेटिस एनर्जी is supplied from outside। और सप्लाई करने का क्या मतलब है कि ये एनर्जी, यानी इसका जो हमारे पास, हम इस एनर्जी को स्टडी करेंगे, इसका जो चेंज हम स्टडी करेंगे वो पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। ये हमने थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करा था ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं कि लेटिस एंथैल्पी तो आपकी पॉजिटिव में होती है। और जब हम सॉल्वेशन की बात करते हैं तो सॉल्वेशन में क्या होता है, जैसे ही ये सॉलिड हमारा एक्वस कंडीशंस में एग्जिस्ट करेगा, ये एक्वस सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर, जो कैसे होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। और ये जो हमारे पास आयंस है ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ये भी हमने थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करा था कि ड्यूरिंग सॉल्वेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। और रिलीज होने का क्या मतलब है कि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगी, यानी सॉल्वेशन के टाइम पर हम नेगेटिव में एनर्जी को स्टडी करेंगे। तो हमें दोनों एनर्जीज का पता लग गया कि हम इसे पॉजिटिव के कंसेप्ट से स्टडी करेंगे, दैट मीन्स इट इज सप्लाइड, और इसे नेगेटिव के कंसेप्ट से स्टडी करेंगे, दैट मीन्स इट इज रिलीज्ड। सो अब तक हमने सॉल्युबिलिटी में क्या क्या कंक्लूड किया। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि हमारे जो सॉल्ट्स हैं वो किस तरीके से डिसॉल्व होंगे। फिर हमने देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेटिस एंथैल्पी और सॉल्वेशन हमें पता होना चाहिए। और थर्ड चीज़ हमने देखी कि हमारे पास सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। हमने शुगर के डिसॉल्व होने की स्टार्टिंग में देखी थी ना हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कि शुगर किस तरीके से डिसॉल्व होता है। कि अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है, इसके अंदर मेरे पास वाटर है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट मैं कंसिडर कर रही हूँ वो वाटर कंसिडर कर रही हूँ। अब इस सॉल्वेंट के अंदर मैं बाहर से क्या ऐड कर रही हूँ, शुगर ऐड कर रही हूँ। तो शुगर क्या होगी, इसमें डिसॉल्व होती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी शुगर यहाँ सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी फर्दर वो उसमें डिसॉल्व नहीं होती, उस टाइम पर हम सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर आप और शुगर को डिसॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक आप उसका टेम्परेचर राइज ना करो। जैसे ही आप उस सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, आपकी शुगर डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। शुगर स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमने उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। शुगर जितना सॉल्युबल हो पा रही थी वो तो हो गई थी, लेकिन जैसे ही हमने सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करा, हमारे शुगर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हम किसी भी टेम्परेचर पर अगर सॉल्युबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं तो वो ओवरऑल उस टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे। यानी जब भी आप किसी रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी को स्टडी करोगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा उस रिएक्शन के अंदर। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। सो सॉल्युबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा सॉल्ट किस तरीके से सॉल्युबल है। अब एक जनरल रिएक्शन भी देख लेते हैं कि हमारा जब सॉल्ट डिसॉल्व होता है तो वो किस तरीके से हमारी रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम एक जनरल सॉल्ट कंसीडर कर लेते हैं, हमारा AXBY, जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और ये सॉल्ट जैसे ही आप इसको लेटिस एनर्जी सप्लाई करोगे, आपने क्या सप्लाई करा इसे, लेटिस एनर्जी, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, AXBY एक्वस कंडीशंस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आपका जो ये सॉल्ट है ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि आपके पास यूजुअली ऐसे सॉल्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत ही कम ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। मैक्सिमम टाइम पर आपके जो सॉल्ट्स होंगे वो स्पेरिंगली या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होंगे।
तो जब हम उन स्लाइटली या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं हो रहा। और जब हम ये सिंगल हेडेड एरो यूज करते हैं तो उसका तो मतलब ये होता है कि हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स है वो कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, यानी सॉल्ट और एक्वस, सॉलिड और एक्वस दोनों फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन आपका जो सॉल्ट है वो कभी भी एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे ही वो एक्वस स्टेट उसे मिलती है वो उसी टाइम पर कंप्लीटली जितना भी सॉल्ट आपका एक्वस स्टेट में होता है वो आयनाइज हो जाता है। यानी हमारे पास ये जो सॉल्ट था वो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। अब यहाँ पर आपके पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बन गए। अब यहाँ पर जो आपके पास ये आयंस की फॉर्मेशन हुई है तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर क्या लग रहा है, अब सॉल्वेशन एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखें, क्योंकि हमें तो इक्विलिब्रियम स्टडी करना है सॉल्युबिलिटी का, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें लगेगा कि ये जो हमारा ये स्टेप है यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो ये वाला स्टेप है ये तो एक्चुअल में इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, नो एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो जैसे ही फॉर्म होता है उसी टाइम इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो सिर्फ हमारी कंसेप्चुअल थिंकिंग के लिए हम जो सोच रहे हैं उसको अपने किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो शो करने के लिए हम यहाँ पर ये स्टेट लिख रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास ये रिएक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगी, AX BY जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली तो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ये इक्विलिब्रियम इसके साथ मेंटेन करेगा। हमारे पास इस तरीके से ये आयंस एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये एग्जिस्ट करेगी, ना कि ये। हम ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं कि हमारे पास एक स्टेट आती है जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाती है। यानी अब हमारे पास वाटर में या जो भी सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उस सॉल्वेंट में ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ही आपने यहाँ पर अपना सॉल्ट डालना शुरू करा इस सॉल्वेंट के अंदर, यहाँ आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, ये सॉल्ट जितना डिसॉल्व हो सकता था डिसॉल्व होता गया और उसके बाद नीचे सेटल डाउन होने लग गया। और सेटल डाउन होने के बाद आपका जो डिसॉल्व हुआ था वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। यानी यहाँ पर आपको इस तरीके से कोई भी कंपाउंड फॉर्म में एक्वस स्टेट नहीं मिलेगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो ये आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं या ये सॉलिड फॉर्म में हमारा सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्हीं के बीच में तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। और जब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी बात कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आयंस रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आयंस रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय हमारे रिएक्टेंट्स, इनकी कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट। बट ये रिएक्टेंट आपके किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइम पर हम सॉलिड और लिक्विड तो कंसिडर ही नहीं करते। दैट मीन्स आपकी जो ये वाला हमारी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आयंस रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आयंस रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक तरीके से आयनिक प्रोडक्ट ही मिल रहा है। पर ये जो आयंस हैं ये कंप्लीट इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है ना। यहाँ पर तो आपके पास वो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलती है जो हमारा सॉल्ट सॉल्युबल होता है। यानी एक तरीके से हम यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। और ये दोनों ही आयंस की हम सॉल्युबिलिटी की कॉन्सेंट्रेशन को ले रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पर K को KSP से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। जिसमें हमारे पास जो KSP है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो अगर आपको किसी भी रिएक्शन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना हो तो वो आप इस तरीके से बता सकते हो, जहां पर आप आयंस की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर इट्स सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने इसको जनरली स्टडी कर लिया कि क्या हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कंसीडर कर लिया कि मान लो आपकी जो इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है वो S है, जो आपका ये सब्सटेंस है ये सॉलिड फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है,
ये कितना इसमें डिसॉल्व हो रहा है, वो S मोलर इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, यानी आपकी जो सॉल्युबिलिटी है इस स्टेट की वो है S। तो आप यहाँ पर उसको S कंसिडर कर सकते हो, यानी ये आपका S डिसॉल्व हुआ, हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये S डिसॉल्व हो रहा है। अगर S हमारा 1 मोल के लिए डिसॉल्व हो रहा है तो यहाँ X मोल्स के लिए कितना डिसॉल्व होगा, X मल्टीप्लाई S। सिमिलरली Y मोल्स के लिए कितना डिसॉल्व होगा, Y मल्टीप्लाई S। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, अब ये जो S है ये सॉल्युबिलिटी जो है आपकी मोलैरिटी में ही एग्जिस्ट करती है, यानी यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि ये हमारे पास कितने कितने मोलर डिसॉल्व हो रहे हैं। हम ये एक तरीके से सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ कि इसका मेरा S मोलर डिसॉल्व हुआ है। अगर 1 मोल के लिए S मोलर डिसॉल्व हुआ है तो X मोल के लिए हमारे पास X मोलर जो X इंटू S मोलर फॉर्म होगा, सिमिलरली Y इंटू S मोलर फॉर्म होगा। तो ये हमारी क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस। अब इन कॉन्सेंट्रेशंस को आप इस इक्वेशन में यूज कर सकते हो। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, KSP इज इक्वल्स टू S इंटू एक्स रेज टू पावर इट्स X, A की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, Y इंटू S रेज टू पावर Y। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, X रेज टू पावर X, S रेज टू पावर X मल्टीप्लाई Y रेज टू पावर Y, S रेज टू पावर Y। हमारे पास इन दोनों की बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इस तरीके से हो जाएंगे X रेज टू पावर X इंटू Y रेज टू पावर Y, S रेज टू पावर X प्लस Y। ये आपके पास इक्वेशन आ रही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हमारे X और Y क्या है, X और Y आपके जो ये सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं इसकी वैल्यू है, और यहाँ पर S के आपके पास कितना मोलर आपका डिसॉल्व हुआ है किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो आपने सॉल्ट कंसीडर करा है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन हो तो आप उस सॉल्ट की जो आपने सॉल्ट कंसीडर करा है उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये तो हमने जनरल रिएक्शन से देख लिया, अब कुछ केमिकल इक्वेशन से भी देख लेते हैं कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या किसी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमने कुछ सॉल्ट्स कंसीडर कर लिए और ये सारे सॉल्ट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिलहाल सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये जो सॉल्ट्स हैं ये अपनी रिएक्शन शो करेंगे, जैसे ही हम इसे सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये सॉल्ट अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। वो हमने प्रोसेस देख लिया कि किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ अब हम डायरेक्ट रिएक्शंस लिख रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जिस्ट करेगा। आपके पास ये सॉल्ट इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, जो ये वाला सॉल्ट है आपका ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, PbI2 Pb प्लस 2 एक्वस स्टेट में प्लस 2I नेगेटिव एक्वस स्टेट में। AgCl किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, Ag पॉजिटिव एक्वस स्टेट में प्लस Cl नेगेटिव एक्वस स्टेट में। ZnCl2 किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, जिंक प्लस 2 एक्वस स्टेट में प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस स्टेट में। और AlCl3 किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 एक्वस स्टेट में प्लस 3Cl नेगेटिव एक्वस स्टेट में। हमारे पास ये सॉल्ट इस तरीके से रिएक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं कि BaSO4 कितना डिसॉल्व हुआ है, S मोलर आपका डिसॉल्व हुआ है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी हमने S कंसिडर कर ली। अगर 1 मोल के लिए S मोलर यानी सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ पर 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी S ही होगी। सिमिलरली सल्फेट भी 1 मोल है तो यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी S होगी। तो अगर मैं इस रिएक्शन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगी तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट। आयंस क्या क्या है यहाँ पर, बेरियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव। सो बेरियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, ये हमारे पास आयंस है। दोनों की हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी को पुट करेंगे। दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या गिवन है आपको, S। तो यहाँ से आपको KSP की वैल्यू क्या मिल रही है, S²। तो आप इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो कि हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, S² के इक्वल है। सिमिलरली जब हम सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं तो इस रिएक्शन के लिए हमने कंसिडर करा कि S मोलर यानी सॉल्युबिलिटी इसकी S है। अगर 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी S है तो 1 मोल लेड आयंस के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी 1 होगी, लेकिन 2 मोल I नेगेटिव आयंस के लिए हमारे पास सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 2S। ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपके पास यहाँ आयंस की जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना उस पर आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो जब आप इस इक्वेशन का
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारे पास आयंस क्या है? लेड टू पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव, क्योंकि ये तो हमारा सॉलिड स्टेट में जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा किसी भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते टाइम, तो हम इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड आयन रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव आयंस रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2s, और कोफिशिएंट क्या है? 2, तो हमने पावर भी 2 यूज करी। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा? s इंटू 4s²। तो हमारे पास हमें जो KSP की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4s³। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी S लेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास सॉल्युबिलिटी SS बनेगी। सिमिलर तरीके से 1 मोल के लिए 1, 1 मोल के लिए 1, जैसे हमने अभी प्रीवियस रिएक्शंस में किया है। तो जब हम इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी? S²। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि हमने जस्ट सिमिलर अभी फर्स्ट रिएक्शन को कंसिडर करा था। नेक्स्ट हमारे पास ZnCl2, ये बिल्कुल PbI2 की तरह है, तो इसके अंदर आप फाइंड आउट करना, यहाँ से आपको KSP की वैल्यू यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू 4s³ मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास AlCl3, ये भी बिल्कुल इन्हीं रिएक्शंस की तरह करेंगे, फिर भी करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी S है, 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी S है, 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी इसकी भी S रहेगी, लेकिन 3 मोल्स के लिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 3s। तो जब हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? Al3 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट। इनकी कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी हम ये डाल सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास S इंटू 3s³ आएगा। ये आपकी सॉल्व कैसे होगी? S इंटू 27s³। तो यहाँ से आपको KSP की वैल्यू क्या मिल रही है? 27s रेज़्ड टू पावर 4। ये आपको आपकी KSP की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ हमने ये तो देख लिया कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की आपकी यूनिट क्या होगी? सॉल्युबिलिटी हमारी किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है? हमने क्या बताया था? मोलर फॉर्म में, मोलैरिटी बोल रहे थे ना हम। अगर इसको हम मोलर फॉर्म में मोलैरिटी बोल रहे थे तो इसका मतलब है कि S के लिए हमारी यूनिट क्या है? मोलर, M। S² होगा तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? मोलर स्क्वायर। अगर S³ हो जाएगा तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? मोलैरिटी क्यूब। तो यहाँ पर भी वही चीज है, इसमें हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या है? S², तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी हमारे पास मोलैरिटी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या है? S³, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी? मोलैरिटी क्यूब। इसकी यूनिट होगी हमारे पास मोलैरिटी स्क्वायर और इसकी यूनिट होगी मोलैरिटी क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर S की पावर 4 है, तो इसकी यूनिट होगी हमारे पास मोलैरिटी रेज़्ड टू पावर 4। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी और उसकी यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी गिवन है तो उससे आप उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है तो इस तरीके से उसको अरेंज करके फिर उसके आयंस की हम सॉल्युबिलिटी लेट करके S को लेट कर लेंगे और फिर हम वहां से उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा किसी भी आयन को अगर हमें स्टडी करना उसकी सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक टॉपिक स्टडी करा था, कॉमन आयन इफेक्ट। उसमें हमने क्या स्टडी करा था कि अगर मेरे पास कोई सिमिलर आयन सोल्यूशन में आ जाता है तो ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट होती है। बिल्कुल करेक्ट। अब हम वो यहाँ सॉल्युबिलिटी पे भी तो देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा आयन आ जाता है जो ऑलरेडी सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे कुछ इफेक्ट होगा? कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस को इंक्रीज कर दूं या कोई ऐसा कंपाउंड डाल दूं जिससे मेरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाए, तो उसके सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हमें वो स्टडी करना है। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये सॉल्ट कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब भी हमारी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसकी टेंडेंसी क्या रहती है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेज को अटेन करके रखे। तो अगर यहाँ पर सॉल्ट्स की जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है इसमें कुछ डिफरेंस आएगा तो वो इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब करेगा, जिस वजह से हमारी रिएक्शन के अंदर भी डिस्टर्बेंस आएगी, और रिएक्शन को जो ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है कुछ इंक्रीज डिक्रीज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द ली चार्टियर प्रिंसिपल स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। हम उससे फिर फर्दर रिएक्शन के अंदर दोबारा से इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करेंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट्स।
कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट्स, यानी अब हम जो आयनिक सॉल्ट स्टडी कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयंस का इफेक्ट स्टडी करेंगे। हम एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे पास है बेरियम सल्फेट। अब ये जो आपके पास बेरियम सल्फेट कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे हुई है, दो डिफरेंट आयंस की वजह से। जब ये हमारा आयंस में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा आयंस के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और ये इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है हमने अभी देखा ही था। अब अगर मान लो मैंने सोल्यूशन में, इस बेरियम सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड कर दिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये जो सोडियम सल्फेट है ये क्या रिलीज करेगा, ये भी अपने आयंस रिलीज करेगा। यानी यहां से मुझे क्या आयंस मिलेंगे, Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब मुझे ये आयंस की फॉर्मेशन मिल रही है सोडियम सल्फेट से। अब यहाँ पर मेरे पास सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि मुझे जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन था उसमें भी सल्फेट आयन मिल रहा था, और जो मैंने बाहर से ऐड करा है जो सब्सटेंस, उससे भी मुझे सल्फेट आयन मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट करने लग जाता है, और अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करने लग जाता है। अब हमारे पास जो ये वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इफेक्ट हमें इस रिएक्शन पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमने बाहर से ऐड करा और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रखा था। हमें तो इसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा, हमें देखने को मिलेगा कि सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे ये जो बेरियम 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस थे ये रिकम्बाइन होने लगेंगे और बेरियम सल्फेट को वापस से फॉर्म कर देंगे। यानी हमारे पास एक बैकवर्ड शिफ्ट इन रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सल्फेट आयंस कॉमन होने की वजह से, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, जिस वजह से रिएक्शन को दोबारा से इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश करने के लिए अपने सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, ताकि वो ओवरऑल जो सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली थी इक्विलिब्रियम के टाइम पे वो मेंटेन करके रख सके। और अगर उसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करनी है तो ये बेरियम और सल्फेट आयंस को कंबाइन करना होगा ताकि वो बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन करे और यहाँ पर सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, जिससे हमारे पास एक फिर से बेरियम सल्फेट और उसके आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज बेरियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस रिकम्बाइन टू फॉर्म बेरियम सल्फेट सॉलिड। और इसी तरीके से अगर मैंने कोई ऐसा कंपाउंड ऐड कर दिया जो इन आयंस में से किसी एक आयन को कंज्यूम कर रहा है, अगर कंज्यूम करेगा तो मेरे पास इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जिसकी वजह से फिर से इस इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही इस इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी रिएक्शन, और रीएस्टैब्लिश करने के लिए उसे वापस से अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करनी है। अगर इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो बेरियम सल्फेट सोल्यूशन में है वो और ज़्यादा प्रेसिपिट आयनाइज होने लगेगा, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर रिएक्शन में कैसे शिफ्ट दिखेगी, मुझे एक फॉरवर्ड शिफ्ट ऑब्जर्व होगी। तो जो हमने प्रीवियस ली चार्टलियर प्रिंसिपल में स्टडी करा था ना, हमें बस वो यहाँ पर भी वही सेम अप्लाई करना है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ठीक है मैम, हमने कॉमन आयन इफेक्ट स्टडी करा था पहले भी, अब आप दोबारा पढ़ा रहे हो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स पर, इस पर इसका इफेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है हमारे पास। देखो, हम इसे ना डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। आपने सॉल्ट देखा है ना, नॉर्मल जो नमक होता है सबके घरों में, उस सॉल्ट के ना अलग अलग प्राइसेस होते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल शॉप पे जाओगे ना तो वो आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जाते हो वहां पर आपको सॉल्ट थोड़ा हाई रेट पे मिलता है। अब ऐसा क्यों, वो ऐसे बोलते हैं कि हमारा सॉल्ट ज़्यादा प्योरीफाइड है एज कम्पेयर्ड अगर आप बाहर से सॉल्ट लोगे। अब वो प्योरीफाइड सॉल्ट वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, देखो, हम जब भी सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट में हमारे पास क्या क्या होता है, सॉल्ट के अंदर हमारा जो NaCl हमें चाहिए वो तो ऐड होता ही है, उसके अंदर होता है वो, और कुछ साथ में इम्प्योरिटीज होती हैं। अब जो सॉल्ट थोड़ा हाई रेट पर मिलता है वो क्या बोलते हैं कि हमारे सॉल्ट के अंदर ये इम्प्योरिटीज की जो क्वांटिटी है ना
वो बाकियों के कंपैरेटिवली काफ़ी लो है, या फिर आप वो ऐसे भी बोल देते कि हमारा तो बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड सॉल्ट है। अब ये इम्प्योरिटीज़ ऐसी क्या है, हमारे पास ये इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कुछ सल्फेट और कार्बोनेट के कंपाउंड्स या सॉल्ट्स आपके इम्प्योरिटी की तरह सॉल्ट में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसको प्योरीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास जो हमारा सॉल्ट है NaCl, ये किस तरीके से आयनाइज होता है, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये इस तरीके से आयनाइज होगा। अब हम इसको प्योरीफाई कैसे करेंगे, देखो आप क्या करो, एक कंटेनर लो, उसमें आपने क्या ऐड करा हुआ है, वाटर ऐड करा हुआ है। अब इसके अंदर आप बाहर से सॉल्ट ऐड करते रहो। अब इस सॉल्ट के अंदर NaCl के साथ साथ सारी इम्प्योरिटीज भी हैं, और आप इस सॉल्ट को तब तक ऐड करो जब तक आपका जो सोल्यूशन है ये सैचुरेटेड ना बन जाए। यानी आपको क्या बनाना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब है कि आपका सॉल्ट अब नीचे डिपॉजिट होने लग जाएगा, वो और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। ये आपका क्या आ रहा है, इसमें नीचे डिपॉजिट होकर आपको सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है। जितना मिक्स होना था वो इस सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया, बाकी बचा हुआ सॉल्ट आपका नीचे सेटल डाउन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट मुझे ऑब्टेन हो गया। अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट के अंदर हमारा सॉल्ट आयनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी हमारे NaCl और उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब हमारे और भी तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज थी, जैसे हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी इस तरीके से हमारे पास इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश करेगा अपने आप को, यानी मेरे पास ये भी इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट भी मेरा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से। तो आपके पास जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो भी इस तरीके से आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। अब आप इसमें क्या करो, आप बाहर से ऐड कर दो HCl। HCl कैसा होता है, आपका लिक्विड होता है, और HCl आपके पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी हमारे पास हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसिडर करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की टेंडेंसी क्या रहती है कि वो जितना है वो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाए। पूरा आयनाइज होने का क्या मतलब है कि अपने सारे आयंस रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सारे आयंस एक्वस स्टेट के अंदर है, जितने भी आयंस हमने कंसिडर करे हैं। अब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिलीज हो गए। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे पास Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई सोल्यूशन में, क्योंकि हमारे पास NaCl भी था जिसमें Cl नेगेटिव आ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास जो ओवरऑल सोल्यूशन में Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन थी वो इंक्रीज हो गई। क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन सोल्यूशन। अब क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे पास जहां पर क्लोराइड आयन था जिस रिएक्शन में, जिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हमारे पास किस रिएक्शन में था, NaCl वाली रिएक्शन के अंदर। तो ये जो हमारी ये रिएक्शन है NaCl वाली, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्लोरीन आयंस थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर प्रिंसिपल, according to Lee-Chatelier principle, if concentration of products increases, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर हमारे पास HCl के क्लोराइड आयंस रिलीज करने की वजह से सोल्यूशन के अंदर क्लोरीन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिस वजह से हमारे पास ये जो NaCl वाला इक्विलिब्रियम था ये डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये जो क्लोरीन आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, यानी हमारे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। और अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर प्रिंसिपल हमारे पास अब ये रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है उसको वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करना है, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगी। और जैसे रिएक्शन मेरी बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगी मुझे क्या मिलने लगेगा, NaCl सॉलिड, यानी आपका जो सॉल्ट है ये प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा। अब जैसे जैसे आपका ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा, अब बाकी तो और कोई भी इम्प्योरिटी इसमें प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी क्लोराइड आयन हमारे पास है ही नहीं, जिसकी वजह से इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो ये रिएक्शन इसी तरीके से अनडिस्टर्ब्ड रहेंगी। हमारे पास अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे Cl नेगेटिव थी ये आयनाइज जो आयनिक रिएक्शन में एग्जिस्ट कर रहे थे रिकम्बाइन करेंगे और हमारे पास NaCl सॉलिड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, यानी आपको और ज्यादा प्योरीफाइड NaCl मिलता जाएगा जैसे जैसे आप HCl ऐड करते जाओगे।
क्योंकि अब आपके पास सॉल्ट में इम्प्योरिटीज़ की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है। तो इस वजह से जो वो कुछ ऐसी कंपनीज जो थोड़े हायर रेट पर सॉल्ट को सेल करती हैं, वो इस वजह से सेल करती हैं क्योंकि उनका जो सॉल्ट होता है ना, वो इस तरीके से वो एक्स्ट्रा प्योरीफाई कर लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपना सॉल्ट प्योरीफाई कर सकते हो। वैसे घर में ट्राई मत करना HCl से, बस एक तरीका बताया है कि हमारे पास ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स को, उसको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब भी हम किसी सॉल्ट को थोड़ा प्योरीफाई करना हो, उसकी इम्प्योरिटीज से रिमूव करना हो, ये तो हमने एक नॉर्मल सॉल्ट का एग्जाम्पल देख लिया। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, केमिकली कॉमर्शियली कितने सारे सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको प्योरीफाई करने के लिए हम ये कॉमन आयन इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। और वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल लेकर देख लिया। अब आज का जो हमने लेक्चर स्टडी करा है, इस लेक्चर के बेसिस पर NCERT में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है। तो चलो देखते हैं उन प्रॉब्लम्स में क्या पूछा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 6.26 में क्या पूछा है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इन प्योर वाटर। आपके पास सॉल्ट या कंपाउंड आपको क्या गिवन है, A2X3। इसकी सॉल्युबिलिटी को आपको फाइंड आउट करना है। Assuming that neither kind of ion reacts with water, the solubility product of A2X3 is this. अब solubility product तो आपको given है और आपको solubility find out करनी है। तो अगर हमारे पास solubility product given और solubility find out करनी है तो हम कैसे find out करते हैं। हमारे पास relation है, हम पहले equilibrium reaction establish कर लेते हैं और फिर उस ions की concentration यानी solubility को multiply करके उन ions के products को हम solubility product के equal put कर देते हैं। तो इसका मतलब कि हमें इसकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और वो किस तरीके से होगी, हमारे पास जो सॉल्ट है A2X3, ये किस तरीके से आयनाइज होगा, ये अभी सॉलिड फॉर्म में है। आयनाइज कैसे होगा, 2A+3 प्लस 3X-2। और ये दोनों कैसे हमारे एक्वस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन है वो इस तरीके से आयनाइज होगा हमारा कंपाउंड सोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे आयंस क्या है, A3 पॉजिटिव एंड X2 नेगेटिव। तो जब हम इस रिएक्शन का KSP फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, जो हमारे पास आएगा ये। अब अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, 1 मोल के लिए मेरे पास सॉल्युबिलिटी कितनी है S, तो 2 मोल्स के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 2S। सिमिलरली 3 मोल्स के लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी 3S। तो बस इन सॉल्युबिलिटीज को मुझे यहाँ पर पुट करना है और मेरे पास वहां से फिर क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1.1 इंटू 10⁻⁻23 इज इक्वल टू A की सॉल्युबिलिटी कितनी है आपके पास 2S, सो 2S क्यूब इंटू X की सॉल्युबिलिटी कितनी है आपके पास 3S स्क्वायर, सॉरी 2S स्क्वायर एंड 3S क्यूब, ऑपोजिट लिख दिया मैंने। तो ये मेरे पास इसके यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2S स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई 3S क्यूब को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 27S क्यूब, और दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻23। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 108S⁵ इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी 1.1 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 108 विच इज इक्वल टू 0.01 इंटू 10⁻⁻23। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ना 10⁻⁻25, क्योंकि ये क्या होगा 1/100। जब हम इसको वापस पावर में लेके जाएंगे उस 100 को तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ये आपके पास ये होगा ना 1/100 इंटू 10⁻⁻23। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास क्या आएगा 10⁻⁻25। तो अब यहाँ से जब आप s की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कैसे आएगी वो 10⁻⁻25 क्योंकि ये पावर 5 में था। अब 25 कैसे आता है 5 × 5, s इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 × 5 रेज टू पावर 1/5। एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है 10⁻⁵ मोलर। हमने सॉल्युबिलिटी की यूनिट देखी थी ना, मोलर होती है। तो ये हमारे पास अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया, सॉल्युबिलिटी हमारी आ गई। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 6.26। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 6.27। प्रॉब्लम नंबर 6.27 में क्या पूछा है, द वैल्यूज ऑफ KSP ऑफ 2 sparingly soluble salts NiOH whole twice and AgCN are this and this respectively. Which salt is more soluble and why?
एक्सप्लेन करना है। तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं KSP से, तो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना कि हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन एस्टैब्लिश करके फिर KSP को यूज करके किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इसमें ये पूछा है विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो हम यहाँ से आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमारी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, उनमें से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो हमारे पास सॉल्ट उसका ज्यादा सॉल्युबल होगा और वही उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो इसको हम अटेम्प्ट करते किस तरीके से करेंगे। हमारे पास दो सॉल्ट्स हैं, एक है हमारे पास NiOH होल ट्वाइस और दूसरा सॉल्ट है हमारे पास AgCN। NiOH होल ट्वाइस आपका किस तरीके से आयनाइज होगा, निकल +2 प्लस OH नेगेटिव 2 OH नेगेटिव आइंस। और आपका AgCN किस तरीके से आयनाइज होगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, ये इस तरीके से आयनाइज होगा। तो अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी S कंसीडर कर रही हूँ, तो 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी है S। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड भी 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी होगी S, और 2 मोल्स के लिए सॉल्युबिलिटी हो जाएगी आपके पास 2S। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं AgCN की सॉल्युबिलिटी को S कंसीडर कर रही हूँ, तो हमारे पास Ag पॉजिटिव आइंस में 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी है S, तो यहाँ 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी होगी S, और यहाँ पर भी 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी होगी आपके पास S। तो आपको अपने आयंस की सॉल्युबिलिटी तो मिल गई। अब KSP को यूज करके आप ये S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास NiOH होल ट्वाइस के लिए KSP कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻15, और AgCN के लिए KSP कितना गिवन है, 6 × 10⁻⁻17। बस अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके आपको अपनी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयंस रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो यहां से हमारे पास KSP की वैल्यू क्या आएगी, निकल 2 पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट, और वो हमारे पास कितनी है आपके पास, यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव की तो S है और OH नेगेटिव की 2S है, तो 2S स्क्वायर। KSP की वैल्यू गिवन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, S × 4S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻15। तो ये बनेगा आपका 4S क्यूब इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻15। तो यहाँ से S क्यूब को जब आप फाइंड आउट करोगे 4 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 0.5 × 10⁻⁻15। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, S इज इक्वल्स टू 0.5 × 10⁻⁻15 की पावर 1/3। तो यहाँ से आपके पास S की वैल्यू आएगी 7.93 × 10⁻⁻6। अब हम जब AgCN की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास KSP की वैल्यू ये गिवन है, और इस कंपाउंड की सॉल्ट की हम KSP कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Ag पॉजिटिव की हमारी सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई Cn नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी। सो KSP की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 × 10⁻⁻17। Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी है S, मल्टीप्लाई Cn नेगेटिव की कितनी है S। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁻17। तो यहाँ से आपके पास आप जब S की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वो क्या कैसे सॉल्व करोगे, 6 × 10⁻⁻17 का अंडर रूट। अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻17 का अंडर रूट थोड़ा सा कन्वीनियंट सा नहीं आएगा, हमें सॉल्व भी नहीं करना आएगा। तो आप इसको क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो अंडर रूट के अंदर ही। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 60 × 10⁻⁻18, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ये ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.74 × 10⁻⁻9। तो आपके पास दोनों ही कंपाउंड्स की, दोनों ही सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी आ गई। अब सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी है, हमारे पास NiOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 में है और इसकी वैल्यू 10⁻⁻9 में है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस is more than AgCN salt। बस यही आपको बताना था कि आपके पास which salt is more soluble and why, because the solubility of this is higher as compared to the AgCN solubility. So this was your problem number 6.27. Now let's move on to problem number 6.28. Problem number 6.28 में क्या पूछा है
Calculate molar solubility of NiOH whole twice in 0.1 molar NaOH. The ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10 raised to power minus 15. आयनिक प्रोडक्ट एक तरीके से हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही तो है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी हम आयंस की कंसंट्रेशन को ही तो कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा क्या गिवन है, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमसे क्या पूछा है, NiOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी पूछी है, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। यानी यहाँ से भी आपको एक OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा और यहाँ से भी आपको एक OH नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉमन आयन की एग्जिस्टेंस है। तो अब कॉमन आयन को यूज करके हम इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें वो देखना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही सॉल्ट्स की हमारी रिएक्शन लिख लेंगे। अब ये सॉल्ट है हमारे पास, तो ये तो इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश करेगा अपनी रिएक्शन, यानी इसके अंदर तो हमारी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। और किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास इन आयंस की फॉर्मेशन होगी। और जब हम NaOH की बात करते हैं तो NaOH तो एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की टेंडेंसी क्या रहती है, कंप्लीट आयनाइज होने की। यानी ये कैसे आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर कंप्लीट आयनाइज होने की टेंडेंसी है तो अगर ये 0.1 मोलर है, इनिशियली तो ये 0 है, पूरा आयनाइज होगा तो 0.1 मोलर का 0.1 पूरा यूज हो जाएगा। 1 मोल के लिए 0.1 मोलर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर 1 मोल के लिए 0.1 मोलर फॉर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 0.1 मोलर फॉर्म होगा। तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में क्या कॉन्सेंट्रेशन आएगी, NaOH की तो 0, Na पॉजिटिव की 0.1 और OH नेगेटिव की 0.1। और यहाँ पर आपके पास अगर आप NiOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी S कंसीडर करते हो, तो अगर 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी S है तो यहाँ पर भी 1 मोल के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, S, और यहाँ 2 मोल्स के लिए सॉल्युबिलिटी होगी 2S। यानी हमारे पास OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में कितने हैं, अब OH नेगेटिव आयंस आपको यहाँ से भी मिल रहे हैं और यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो टोटल OH नेगेटिव आयंस आपके पास सोल्यूशन में कितने हो गए, 2S प्लस 0.1। आपके पास ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, NaOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी यानी S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको अपना जो हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता रहे हैं वो इस इक्वेशन के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से तो हम S की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको KSP गिवन कितना है, 2 into 10 raised to power minus 15। और आप KSP फाइंड आउट कैसे करोगे, Ni प्लस 2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। निकल 2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी गिवन है आपको, S। OH2 नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी ये वाली कंसिडर करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन तो हमारे पास ये दोनों का ही है ना, तो ओवरऑल तो हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी आएगी। सो 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, 2 into 10 raised to power minus 15। अब ये देखो आपके पास ये जो KSP की वैल्यू है, KSP वैल्यू इज वेरी लो। वेरी लो होने का क्या मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम है। अगर सॉल्युबिलिटी काफी कम है, दिस इंडिकेट्स solubility of salt is very low। और solubility of salt काफी कम है, तो इसका मतलब है आपकी S की वैल्यू is very small। और अगर S की वैल्यू काफी स्मॉल है तो यहाँ पर हमारे पास जो 2S प्लस 0.1 है ये नियरली 0.1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी S मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 15। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको S की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, 2 into 10 raised to power minus 15 डिवाइडेड बाय ये 0.1 का स्क्वायर था ना, तो ये नीचे आ जाएगा 0.01। तो यहाँ से आपको S की वैल्यू मिलेगी 2 into 10 raised to power minus 13 मोलर। ये आपकी S की वैल्यू है और यही आपकी सॉल्युबिलिटी है NiOH होल ट्वाइस की। सो solubility of NiOH whole twice is 2 into 10 raised to power minus 13 molar। So this was your problem number 6.28। और इसी के साथ हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है। हमने स्टार्ट किससे किया था इक्विलिब्रियम में, जनरल हमने पहले इक्विलिब्रियम की नॉलेज कंसिडर करी थी, देखा था इक्विलिब्रियम होता क्या है, किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है। हमने इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करा, फिर हमने उसी इक्विलिब्रियम को केमिकल प्रोसेसेस के अंदर स्टडी करा और हमने देखा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं रिएक्शन के अंदर, हमारा इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है।
फिर हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को भी स्टडी करा, और जब हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करा उस टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ा। फिर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों इक्विलिब्रियम स्टडी करे, और फिर हम आए हमारी एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, जिसमें हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हम रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का भी पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है या जो भी गिवन है, तो उस वैल्यू को देख के हम बता सकते थे ना कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्शन के अंदर या रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। फिर हमने हमारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट और गिब्स फ्री एनर्जी जो हमने थर्मो में पढ़ा था उसके रिलेशन को एस्टैब्लिश किया, उसके रिलेशन को समझा, और फिर ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद, इक्विलिब्रियम को अच्छे से स्टडी करने के बाद उसके फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को स्टडी करा कि अगर हमारे पास डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स किस तरीके से इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने ली चार्टलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट स्टडी करा, हमने प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करा, टेम्परेचर, गैसेस का इंसर्शन, इन सारे इफेक्ट्स को स्टडी करा। और फिर हमने स्टार्ट करा हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हमने 3 कंपाउंड स्टडी करे थे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फिर हमने एसिड और बेसिस को कैटेगराइज करा अलग अलग कॉन्सेप्ट से, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुईस कंसेप्ट से, और उसके बाद हम आए अपने आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस पर, जिसमें हमने आयनाइजेशन ऑफ वाटर को भी कंसिडर करा था, क्योंकि वाटर हमारे पास बेस और एसिड दोनों तरीके से एग्जिस्ट कर रहा था। और फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, उसकी पीएच किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारे जो वीक एसिड्स और वीक बेसिस है उनकी आयनाइजेशन को भी हमने स्टडी करा, जिससे हमारे पास उनके अलग अलग आयनाइजेशन कांस्टेंट्स आए। फिर हमने उन आयनाइजेशन कांस्टेंट्स के बीच में जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस से आए थे उनके बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करा, और एसिड और बेसिस के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद हम आए अपने सॉल्ट्स पर, और सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रेशन होती है, आयनाइजेशन होती है, वो सब हमने देखा कि कौन से सॉल्ट में क्या होता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का सॉल्ट है तो किस तरीके से उसकी रिएक्शन होगी, कोई वीक एसिड बेस का सॉल्ट है तो उसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, और अगर मेरे पास कोई सॉल्ट गिवन है तो उस सोल्यूशन की मैं पीएच किस तरीके से फाइंड आउट कर सकती हूँ। फिर हम आए अपने बफर सोल्यूशन पर कि हमारे पास बफर क्या है और उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने रिएक्शन के अंदर, और बफर सोल्यूशन किस तरीके से पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। और देन फाइनली हम आए अपने सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को स्टडी करा कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो तो उससे हम सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर सॉल्युबिलिटी गिवन है तो उस रिएक्शन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लग रही है इस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।